असिस्टेंस। अब हमें क्या लगता है, हम तो अभी स्टूडेंट्स हैं, वाई वी स्टार्ट अवर फाइनेंशियल असिस्टेंस। ये तो हमारी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी तो नहीं है। बट यकीन मानना, अगर तुम 18 साल के, बहुत कड़वी बात बोलने वाला हूँ, ध्यान से शुरुआत में ही बोलने वाला हूँ, अगर तुम 18 साल के हो गए हो और तुम आज भी डिपेंडेंट हो अपनी फैमिलीज़ के ऊपर बिकॉज ऑफ योर फाइनेंशियल असिस्टेंस, तो अभी आप बहुत पीछे हो उन डेवलप्ड कंट्रियों के बच्चों से, जो कि अब तो इंडिया में भी बहुत अच्छी अच्छी सिटीज़ में बच्चे 18 साल में पैसे कमाने लग जाते हैं। और आज की डेट में पैसा कमाने के लिए आपको नौकरियां करने की ज़रूरत नहीं है, याद रखना। पैसा कमाने के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पार्ट टाइम या फुल टाइम कोई जॉब करनी पड़ेगी, आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपके अंदर स्किल्स हैं तो आप घर बैठ के भी पैसा कमा सकते हैं, अपने मोबाइल से भी पैसा कमा सकते हैं, आप अपने लैपटॉप से भी पैसा बहुत कमा सकते हैं। ये यूट्यूब, ये तो सब अलग है, उसकी बात नहीं मैं कर रहा। अभी फ्रीलांसिंग के रूप में, अपने स्किल्स के रूप में आप आज भी बैठ करके कितने पैसे, अगर मैं बोलूँ आपकी एज के बच्चे मैं दिखा देता हूँ जो 50,000 60,000 महीना कमा रहे हैं, हाँ जी, जितने शायद आपके पापा भी नहीं अभी कमा रहे हैं। तो ये टेक्निक्स, गट्स, स्टेप्स हैं, पर वो आज का सेमिनार का पार्ट नहीं है। आज का सेमिनार का पार्ट तो ये है कि तुम अपनी पॉकेट मनी से भी कैसे कुछ पैसे बचाओ ताकि तुम उसे सेविंग कर सको। उससे पहले कुछ बेसिक स्टेप्स बताऊंगा कि अगर तुम्हें जीते जी कुछ अपने लिए करना है और तुम्हें अपने जाने के बाद भी पीछे अपनी फैमिली को बेफिक्र होकर छोड़ के जाना है, तो तुम अच्छी तरह जी भी सको और सुख चैन से मर भी सको, तो इसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस बहुत ज़रूरी है बच्चे, याद रखना। बातें जितनी मर्जी कर लो, जब कोई जाता है ना तो लेने वाले सारे आ जाते हैं, देने वाला कोई नहीं आता, याद रखना। समझ गए मेरी बात ना? तो इसलिए तुम्हें अपनी फाइनेंशियल असिस्टेंस अपने पास रखनी है। एटलीस्ट तुम ये कहो कि मैं अपनी लाइफ, अपनी मेडिकल, जहाँ पे बहुत खर्चा होता है, और अपनी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म प्लानिंग सारी कर चुका हूँ। इसकी शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग के फर्स्ट स्टेप्स के साथ। 10 स्टेप्स बताऊंगा गाइस। 10 स्टेप्स के साथ अगर आप स्टेप बाय स्टेप, इसमें आप जंप नहीं कर सकते, याद रखना। ये स्टेप बाय स्टेप ही चलना चाहिए। हमारी ज़िंदगी का सबसे पहला स्टेप क्या बनता है? आज अभी इसी समय भी कुछ किसी को हो सकता है, हो सकता है, राइट? अब इस समय अपने आप को ही उस कैटेगरी में डाल के देखो। उसके बाद क्या? अब वो फैमिली का, अगर आप ही अर्निंग हैंड है, इफ़ यू आर द अर्निंग हैंड हु इज़ क्रिएटिंग ऑल ब्रेड एंड बटर्स ऑफ योर फैमिली, अब उसी इंसान को अगर कुछ हो जाता है तो पीछे दुख तो है जिसका कोई खमियाजा ही नहीं कर सकता पूरा, राइट? पैसों की दिक्कत आती है कि नहीं आती है? थोड़ी आती है कि बहुत ज़्यादा आती है? एक दिन 2 दिन के लिए आती है कि कई सालों के लिए आती है? आती है ना? सिर्फ एक ऐसा प्लान जिसमें अगर आप साल का 10,000 रुपया, 12,000 रुपया, आपकी एज में तो 8,000 रुपया ही होगा, अगर आप इसे खर्च दें और भगवान ना करे किसी को कुछ, उस अर्निंग हैंड को कुछ हो जाए और तीसरे दिन आपके घर में 1 करोड़ रुपया आ जाए, 1 करोड़ रुपया आ जाए, सिर्फ साल का 10 से 12,000 रुपया अगर आप दे दें, कैसा रहे? बिल्कुल सेफ हो गए। सबसे पहले तो अपनी डेथ इंश्योर कर लेना, सबसे पहले तो यही ज़रूरी है ना, क्योंकि कुछ भी कर ही जाओ, अगर तुम पर ही सारी फैमिली डिपेंड कर रही है, तुम जितना मर्जी कमा लो, एक दिन तुम गए तो सारा कुछ गया, समझ गए? तो सिर्फ एक चीज़ को आप इंश्योर कर सकते हैं, वो सबसे पहला स्टेप है, ताकि तुम्हें अगले ही पल की चिंता ना हो कि अगले पल मुझे कुछ हो जाए तो क्या होगा। आई एम द वन पर्सन ऑफ दैट, right, who is the earning head of my family, with the grace of God, with the help of my all members of my family. But still, if something happened to me as like your father, as like your mother, who is the earning head, तो पूरी फैमिली हिलती है कि नहीं हिलती? फाइनेंशियली हिलती है कि नहीं हिलती? तो पहले अगर उसको सेव कर लें। सबसे पहला स्टेप ये है आपका, सेव योर लाइफ। ये मेरा पहला स्टेप आपके सामने है, सेव योर लाइफ फर्स्ट। ये पहला स्टेप है। 10 स्टेप्स बताऊंगा। पहला स्टेप, अगर आपकी फैमिली में, आपके फैमिली में पापा ने, मम्मा ने या किसी जो अर्निंग हैंड ने अपनी टर्म इंश्योरेंस नहीं करवाई है, करवा लीजिए। एज वाइज ये प्लान बढ़ते रहते हैं। अगर आज आप अपनी एज में कराएं टर्म इंश्योरेंस तो आपका शायद 8,000 रुपये, 7,000 रुपये साल का लगेगा। इस 7,000 8,000 को जरा मंथली डिवाइड करो,
उसको अगर आप पर डे में डिवाइड करो तो शायद दिन का इतना खर्चा होता है, इतना तुम्हारा एक बर्गर का, एक पिज़्ज़े का खर्चा होता है। समझ पा रहे हो? एक दिन का सिर्फ इतना खर्चा जितना तुम्हारा शायद बर्गर या पिज़्ज़े का खर्चा है, बट यू आर एबल टू स्पेंड दिस मनी फॉर 1 ईयर, एंड इफ समथिंग बैड हैपन्स टू यू, 1 CR in 3 days will given to your family without any restrictions। अब इसके लिए बहुत अच्छी कंपनीज़ हैं, ICICI है, HDFC है, जनरल हैं, कुछ ऐसी कंपनीज़ हैं, वो आप सर्च करिए। आई एम नॉट द एडवाइज़र ऑफ दिस कंपनीज़, बट मैं ये कह रहा हूँ पहला स्टेप अगर अब तक नहीं उठाया तो अपने पापा मम्मी को जाके बोलो। वो गुस्सा भी करेंगे कि तू की करता पे, मेरी प्लानिंग करता पे। दे विल एग्री, नॉट एग्री विद यू, बट टेल देम प्रैक्टिकल चीज़ें और हैं, इमोशनल चीज़ें और हैं। आप हज़ारों रुपये खर्च कर रहे हैं, 10-12 हज़ार रुपये यहाँ खर्च करके एटलीस्ट स्टेप बाय स्टेप चलना शुरू करें। ये पहला स्टेप है कि आपको अपनी टर्म इंश्योरेंस करवा लेनी चाहिए। समझ गए? अब इसको अगर आप छोटा करें, आप कहें मैं 12, अब मेरी एज में मान लीजिए ये 12-15 हज़ार रुपया होगा जो मैं साल का देता हूँ। अब इसमें कुछ वापसी मत रखना कि मुझे वापसी आएगा पैसा इसमें, कि मैं 2 साल बाद वापस ले लूँ। हाँ, ऐसे प्लान्स भी आ चुके हैं कि 5 साल बाद आपको पैसे वापस मिलने शुरू हो जाते हैं, पर उसमें फिर CR कम हो जाता है आपका। लेकिन अगर आप वापसी ना की उम्मीद करें तो आपके प्लानिंग का जो चार्जेस है वो कम हो जाते हैं आपके। और उसमें वापसी भी करनी क्यों यार? शुक्र मनाओ जिंदा हो, शुक्र मनाओ ना जिंदा हो। मैं अपनी टर्म इंश्योरेंस पिछले 8-9 साल से दे रहा हूँ, 9-10 साल से दे रहा हूँ, तो मैं हर साल उम्मीद करूँगा हाय मेरा 15,000 रुपये बेकार हो गया। उस 15,000 बेकार को सार्थक करने के लिए मुझे मरना पड़ेगा, वो सही है क्या? तो अच्छा है ना, 15,000 गया मेरा साल का, कोई बात नहीं, मैं जिंदा तो हूँ। कितने साल तक? जितनी मर्जी महंगाई बढ़ती रहे, जितनी मर्जी महंगाई तो हर साल 5-7% बढ़ रही है ना, हर साल 5-7% बढ़ रही है, पर जो एक साल में आपका प्रीमियम डिफाइन हो गया वो अगले 40 साल 45 साल तक सेम प्रीमियम रहेगा, महंगाई जितनी मर्जी बढ़ जाए। अगर आज आपकी प्रीमियम 15,000 रुपये डिफाइन हो गया है तो अगले 40 साल तक वो 15,000 ही रहेगा, आपको 15,000 ही देते जाना है। इन बिटवीन पहले ही साल, दूसरे ही साल अगर कुछ हो जाता है, भगवान ना करे, तो जितने की आपकी पॉलिसी थी, वो 1 CR की थी, 2 CR की थी, 50 लाख की थी, वो जितने की आपने ली उतना आपका प्रीमियम कम या ज़्यादा हो जाएगा, वो पैसे आपको 3rd डे आपके घर में आ जाएंगे। अब एटलीस्ट बंदे का तो नुकसान नहीं पूरा हो सकता, पर फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिल गई ना। अब ये तो नहीं कि बच्चे पढ़ाइयों से मुहताज हो रहे हैं, सड़कों पे आ गए हो, प्रैक्टिकल चीज़ें और है भाई, क्या समझ लो। समझ गए मेरी बात? तो ये पहला स्टेप अगर अपनी फैमिली को बता सको करवाइए, नहीं तो एटलीस्ट ना करवाइए। तुम्हें भी तो अपनी फैमिलीज़ में जाना है कि नहीं जाना आगे फ्यूचर में? अपनी भी तो फैमिलीज़ बननी है ना, तो समझ तो आ रही है कि आने वाले टाइम पे मुझे ये पहला स्टेप करना है। पहला स्टेप क्या? मुझे अपनी टर्म लाइफ इंश्योरेंस करानी है ताकि मेरा अगले पल का जो सबसे बड़ा रिस्क है वो ख़त्म हो जाए। पॉइंट 1 क्लियर, राइट? इसके लिए बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं, आप किसी भी कंपनी को नेट पे सर्च कर लीजिएगा, ठीक है? वो कौन सी कंपनी बेस्ट है वो डिपेंड आप पे करता है। क्लियर? मेरा पहला स्टेप था आपको ये बताना कि सबसे पहले साल का 15 से 16 हज़ार रुपये यहाँ लगाना शुरू कर दो और मिट्टी डालो उस पैसे में। दुआ करो कि ये सारी उम्र, मेरा 40 साल पैसा ऐसे ही खराब होता रहे। समझ गए? ये पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या बच्चे? आपका हेल्थ एक्सपेंसेस। कमाने में रोज़ के 1,000 रुपया 1,500 रुपये कमाने में जान निकल जाती है, महीने का 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमाने में जान निकल जाती है। इकट्ठा करते करते तुम बचा बचा के कहीं लाखों रुपया इकट्ठा करते हो, एक बंदा परिवार का बीमार हुआ, एक्सीडेंट हो गया, लाखों रुपया फुस, सारे का सारा पैसा ख़त्म। देखा है ना, फैमिलीज़ में देखा है ना, ठीक है? तो अगर आपकी फैमिली में मेडिकल इंश्योरेंस नहीं हो रखी है, प्लीज़ ये तो आज ही करवा लो। लाइफ इंश्योरेंस मानते कि नहीं मानते, घर जा कर के सख्ती से सब परिवार की मेडिकल इंश्योरेंस करवा लो, क्योंकि परिवार का एक भी बंदा बीमार हो गया ना तो मेंटली जो आप हरासमेंट होनी है वो तो होनी ही होनी है। पिछले 4 सालों का पैसा कमाया एक दिन में चला जाएगा हॉस्पिटलों में, वो तो लूटने के लिए तैयारी बैठे हैं आपको, वो तो कह रहे हैं मुर्गा आए और इसे हलाल करें। लेकिन सिर्फ एक कार्ड आपकी जेब में हो और आप किसी भी हॉस्पिटल, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में जा सकें, रूम लेना है कि वार्ड लेना है इसकी टेंशन ही ना हो आपको, प्रीमियम रूम ले सकें, कितना खर्चा हो रहा है इसकी आपको टेंशन ना हो, सिर्फ खाना वाना भी वहीं पे मिल रहा हो, OPDs भी वहीं पे मिल रही हो, हर साल आपको एक हेल्थ चेकअप मिल रहा हो, क्या ऐसी मेडिकल इंश्योरेंस बेस्ट नहीं है? उसके लिए भी अगर आप साल का 10 से 12 हज़ार रुपया एक पर्सन का खर्च रहे हो, एज के हिसाब से आपका 7-8 हज़ार रुपया होगा,
6-7 हज़ार रुपया होगा आपका सिर्फ, और ये तो सबको करवानी चाहिए। और आपके अगर आप अडल्ट नहीं हो तो फिर तो फैमिली पैकेज मिल जाता है, वो सस्ता मिल जाता है फैमिली पैकेज। वो फैमिली पैकेज में 4-5 बंदे इकट्ठे आ जाएंगे, वो सस्ती पड़ती है आपको। लेकिन इस हेल्थ पैकेज से कितना कुछ सिक्योर हो गया आपका, बताओ। पहले तो मरने की चिंता ख़त्म कर दी, अब दूसरी बीमार होने की या एक्सीडेंट होने की चिंता ख़त्म कर दी। यही 2 क्लॉज हैं जहाँ से पैसा हवा की तरह निकल जाता है, सारा जो आपने इकट्ठा किया होता है वो सारा निकल जाता है। समझ गए ना? पहली सिचुएशन आपको समझा दी है मैंने, राइट। कुछ हो गया तो लेने वाले सारे आ जाएंगे, देने वाला कोई नहीं आएगा। किसी से 2 लाख रुपए लेना होगा ना, वो कभी नहीं आएगा आपके पास। किसी से 25,000 रुपया किसी को देना होगा ना, वो दरवाजे पे दूसरे दिन खड़ा हो जाएगा आके, पैसे दो मेरे। कौन जिम्मेवार है इस बात का? वो तो चला गया, इसने जाना था, आप दोगे? इतनी बुरी तरह से बोलने वाले हैं वो लोग। पॉइंट समझ पा रहे हो? तो पहला तो काम पक्का करो, एक बंदे का फैमिली का जो अर्निंग हैंड है एटलीस्ट। सेकंड काम, मेडिकल इंश्योरेंस सबकी करवाओ, पूरी फैमिली की करवाओ, एटलीस्ट निश्चिंत हो जाओ, भगवान ना करे कभी बीमारी आए। मेडिकल इंश्योरेंस मेरी शायद 13 साल से चल रही है एक ही कंपनी के साथ, समझ रहे हो? नो प्रॉब्लम। बीच में 1-2 बार हॉस्पिटल जाना पड़ा परिवार में किसी को, तो इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। कार्ड दिखाया, 4-5 दिन 10 दिन वहाँ पे रहे, वापस आ गए, 1 रुपया नहीं देना पड़ा उनको। उल्टा खाना पीना रूम सब अलग से मिल रहा है, और क्या चाहिए? इसके लिए भी अगर तुम साल का 10-12 हज़ार रुपया पूरी फैमिली का पैकेज खर्च कर रहे हो तो क्या दिक्कत है भाई? खर्चे कम कर दो, ये खर्चा मत कम करो, ये सबसे ज़रूरी खर्चा है। गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड पॉइंट इज़ योर मेडिकल इंश्योरेंस। इसके लिए भी बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज खड़ी हैं, पर इसमें पहले साल हर चीज़ कवर नहीं होती है। मान लीजिए आपकी आंखों का या आपके पेट का या आपके दांतों का कुछ ऐसा कवर नहीं होता है, राइट? क्योंकि ये चीज़ें एकदम से ख़राब नहीं होती है, धीरे धीरे ख़राब होती हैं, राइट? अब तुम 2 साल बाद 1 साल बाद हर चीज़ कवर हो जाती है। फिर तो इवन आजकल मैटरनिटी भी कवर हो जाती है। अब मैटरनिटी कवर हो रही है अगर उसमें, तो 50-50 लाख रुपए का खर्चा बीच में कवर। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरीवन टुडे। अब इसमें कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो खर्चा ज़्यादा लेती हैं, कुछ जनरल कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं वो खर्चा कम लेती हैं। तो आप देखो किसमें करवाना है, पर करवा लो यार, इसमें कंजूसी मत करो। ये सेकंड स्टेप है। ये 2 चीज़ें अगर आपने बाहर पैसा जाने के रास्ते बंद कर दिए, यहीं पे पैसा जाता है ना बाहर दोनों जगह, यहाँ पे जितना डॉक्टर मांग ले देना पड़ता है, यहाँ पे कुछ हो गया तो जो मर्जी हो जाएगा, आप कुछ नहीं करते, आपको पता ही कुछ नहीं क्या देना है क्या लेना है। अब ये 2 स्टेप्स अगर आपने कवर कर लिए, और अगर आप साल का 25-30 हज़ार रुपये यहाँ पे हर साल मिट्टी डाल रहे हो, और डालना है निश्चिंत होकर डालना है, तो आप लाखों रुपया बचा रहे हो। कुछ हो तो लाखों रुपया बचा रहे हो, कुछ ना हो तो 30 हज़ार रुपये महीने साल का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जाने दो। समझ गए? अब अगला स्टेप, थर्ड स्टेप। अगला स्टेप शुरू होता है, ये 2 स्टेप करने के बाद आप बेफिक्र हो। अब आप बीमार हो जाओ, आप चले जाओ, आप बेफिक्र हो। अब तीसरा स्टेप है कि अब मैं जिंदा हूं, अब बताओ मैं सेविंग कैसे करूं। तीसरा स्टेप है स्टार्ट होल्ड सम कैश फॉर इमरजेंसी। अभी भी तीसरा स्टेप पैसा इकट्ठा करना नहीं है, सेविंग करना नहीं है। अब तीसरा स्टेप ये है, आपने पहला स्टेप पूरा कर लिया, सेकंड स्टेप पूरा कर लिया, तीसरा स्टेप भैया कुछ घर पे कुछ आसपास में पैसा रखो। इमरजेंसी जब आती है ना, पता नहीं होता, घर के किसी बहुत खास बंदे को पैसे की ज़रूरत होती है, पता नहीं होता। तुम रियलिटी में उसकी मदद करना चाहते हो, पता नहीं होता। कोई चीज़ तुम खरीदना चाहते हो तो पता नहीं होता। कोरोना आ गया, 6 महीने के लिए लॉकडाउन लग गया, पता नहीं होता। वॉर लग गई, पता नहीं होता। तब किसके हाथ अड्डोगे? तब कौन कौन से तुम जाके अपने ये खुलवाओगे, सारे जो एफडियाँ खुलवा के बैठे हो? कुछ नहीं होने वाला। तब वॉर लग गई, सबसे पहले बैंक सारे ब्लॉक हो जाएंगे। तो इस उम्मीद में मत रहना मेरे बैंक में बहुत पैसा पड़ा हुआ है, मेरे को कुछ नहीं होता। बैंक ब्लॉक हो जाएंगे तब, 6 महीने के लिए बैंक ब्लॉक। तो अपने पास थर्ड स्टेप जरूर रखना, एटलीस्ट अगले 3 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए सर्वाइविंग रखना। हर साल का, हर महीने का अपना खर्चा नोट कर लो। ये बातें फिर तुम्हारे लिए नहीं है। अभी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप तुम्हारा, तीसरा स्टेप तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स के लिए है। ये रिकॉर्डिंग बाद में सेंड कर दूंगा तो दिखाना उन लोगों को। थर्ड स्टेप आपके पेरेंट्स के लिए ही है। कुछ पैसा सेव करके रखो। अगर आप हैं अपने फैमिली के अर्निंग हैंड, तो ये आपके लिए है, क्योंकि नहीं पता इमरजेंसी कब आ जाती है, एकदम से आ जाती है।
हर वक्त बीमारी और इमरजेंसी वही नहीं होती, कई बार अचानक से शादी आ गई घर पे, समझ गए ना, शादी आ गई तो किससे हाथ मांगोगे, किसको बोलोगे भैया 2 लाख रुपए दे दे, 2 महीने बाद दे दूंगी, मेरा प्लाट बिकने में लगा हुआ है, प्लाट बिकेगा तो दे दूंगी। इज़ इट अ राइट वे? कोरोना के टाइम पे देखा था ना, अच्छे अच्छे लोगों को लाइनों में लगे हुए लंगर लेते, क्योंकि उनके पास ये थर्ड स्टेप सेव नहीं था। अपने महीने का खर्चा कैलकुलेट कर लो कितना है। फॉर एग्जांपल मैं कैलकुलेट करूँ तो इसका रेंट हो गया, सैलरीज हो गई, मैंने कोविड के टाइम पे सबको सैलरीज दी, बिकॉज आई वॉज सेव्ड फॉर नेक्स्ट 6 months, आई वॉज सेव्ड, आई डोंट केयर। 6 महीने तक मैंने सर्वाइवल रखी थी अपनी, राइट? तो उस समय नहीं तो हाल देखना था क्या हुआ था लोगों का, समझ गए? तो अपने फैमिली के सारे खर्चे, हर महीने का खाने पीने का खर्चा, अपने कुछ रेंट्स या स्कूल की फीसेस, ये सबको कैलकुलेट करके एक अमाउंट बना लो कि मेरा महीने का इतना खर्चा होता ही होता है। उसको मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो या 5 कर दो या 4 कर दो। जब तक ये पैसे आपके सेव नहीं हो जाते तब तक 4th स्टेप पे नहीं जाना आपने, तब तक 4th स्टेप पे नहीं जाना आपने। 4th स्टेप है आपका बाद में पैसे इकट्ठे करने का धीरे धीरे, पर 3rd स्टेप अगर आपका कवर नहीं है तो 4th स्टेप पे जाने की बेवकूफ़ी मत करना, क्योंकि 4th स्टेप पे तुम क्या करो, छोटी छोटी सेविंग्स कर रहे हो। जब मौका आएगा तो सेविंग वापस नहीं आएंगी तुम्हारी, तब सारी वहीं की वहीं पड़ी रह जाएगी। तो पहले अपने पास कुछ कैश फॉर्म में पैसे रखो, समझ गई मेरी बात ना? अब वो तुमको सर घर में सेफ नहीं होता, चोरी हो जाता है, ये है वो है, वो तुम देखो किस तरह से सेफ रख सकते हो, वो देखो क्या आजकल सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन कैश के फॉर्म में पैसा हो। अगर तुम्हारे सेविंग अकाउंट में पड़ा तो गलत नहीं है, वो एफडीओ ग्रुप में ना हो, सेविंग अकाउंट में पैसे पड़े हैं तुम्हारे तो गलत नहीं है। सेविंग अकाउंट का नुकसान ये है कि उसमें रिटर्न नहीं मिलती तुम लोगों को, 3% 3.5% रिटर्न मिलती है। इंटरेस्ट की बात कर रहा हूँ, वो क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। 100 रुपये में अगर 3 रुपये, वो भी 3 महीने बाद, तो उसका चार्ज डालोगे क्या? पर पैसा तो सेफ पड़ा है ना, एटीएम तो है ना, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन तो कर सकते हैं ना, तो पैसा तो मेरे पास ही है। घर में सेफ नहीं है तुम्हारा, लगता है कि वहाँ पे खतरा है कोई, तो बैंक में रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक में एक सेपरेट अकाउंट में, एक सेपरेट एटीएम में वो 6 महीने का पैसा सेव होना चाहिए, और उसमें छेड़खानी नहीं करनी। ये नहीं कि उसी एटीएम में तुम निकाल के कुछ कपड़े खरीद रहे हो और उसी एटीएम से, ना, वो एटीएम साइड पे पड़ा है, ये एटीएम तभी यूज़ करेंगे जब इमरजेंसी आएगी। समझिए मेरी बात? ये नहीं कि तुम उसी एटीएम में निकाली जा रहे हो, डाली जा रहे हो, निकाली जा रहे हो, ना, वो 6 लाख साफ पे साइड पे पड़ा है मेरा, ये 5 लाख मेरा साइड पे पड़ा है, 3 लाख मेरा साइड पे पड़ा है। अपने खर्चे के हिसाब से देखो ना तुम्हारा खर्चा कितना को है, वो 3 लाख मेरा साइड पे पड़ा है, इसको तो मैं देखना भी नहीं, साइड पे पड़ा है मेरा, जब ज़रूरत पड़ेगी इमरजेंसी तभी इस पैसे को यूज़ करूँगी मैं। और वो पैसा बढ़ रहा है क्या? ना, वो बढ़ नहीं रहा, सेफ पड़ा है बस। 3 लाख का, 2 लाख का क्या इंटरेस्ट मिलेगा? 1000-1200, उसका चार्ज डालोगे क्या? कुछ नहीं करना उसका, इतने तो महंगाई हो जाती है। बट एटलीस्ट वो पैसा बैंक में सेफ पड़ा है आपका, मरने से तो, चोरी होने से तो बचा हुआ है। स्टेप समझ आ गया ये वाला? नेक्स्ट स्टेप है जी आपका, अब ये समझ ज़रूरी थी, ये 3rd स्टेप ज़रूर पूरा करना। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये स्टेप बाय स्टेप चलने वाला काम है, ये जंप मारने वाला काम नहीं है। तुमको जी मेडिकल रहने देने हैं, तुमको जी वो करना है देने हैं, 3 लाख रुपए सेव करके बैंक में डाल देते हैं, और भाई साहब जब बीमारी आएगी ना 3 लाख वहीं से निकालना पड़ेगा सबसे पहले। और ये पैसे रखे थे हमने कोविड जैसी सिचुएशंस के लिए, जब सब कुछ बंद हो गया, जब भूखमरी बढ़ गई, ये उसके लिए था पैसा। समझ गए? आप लोगों को दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है? नेक्स्ट 4th स्टेप, अब ये स्टेप आपके शुरू होते हैं, ये आप अभी से शुरू कर सकते हो, ये आप लोग अभी से शुरू कर सकते हो, ठीक है? हालांकि पहले स्टेप्स पे भी अपने आप को फैमिली से अलग मत समझो, तुम फैमिली के पार्ट हो, तो अपनी फैमिलीज को इन्वॉल्व करो इन सब के अंदर। टेल देम इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीवन, बिकॉज इफ समथिंग हैपन टू यू इट डायरेक्टली हैपन टू अस। आपके साथ कुछ गलत होता है वो हमारे साथ भी गलत ही है, डायरेक्ट है वो, राइट? नेक्स्ट स्टेप गाइस, 4th स्टेप है स्टार्ट सेविंग्स फॉर 2 years। अब इसमें शॉर्ट टर्म प्लान लेके चलो, शॉर्ट टर्म प्लान लेके चलो कि मुझे 2 साल के लिए अपनी कुछ सेविंग्स करनी है। ये सेविंग्स एटलीस्ट बैंक से ज़्यादा होंगी। सेविंग बैंक अकाउंट में क्या मिल रहा है आपको? 3% 3.5%, लेकिन बैंक्स में एफडी और आरडी के नाम से कुछ अकाउंट्स खुल जाते हैं। आप लोग क्या करो, बैंक में अपना खाता तो होगा नहीं है तो खुलवा लो, 0 बैलेंस खुल जाता है आप लोगों का, आपके स्टूडेंट्स अकाउंट्स 0 बैलेंस में खुल जाते हैं। उसमें 1000, 5000, 10,000 मेंटेन नहीं करना पड़ता, हाँ, जबकि हमारे करंट अकाउंट में 1 लाख रुपये मेंटेन करना पड़ता है हमें, ना करें तो उसके चार्जेस पड़ते हैं। सेविंग अकाउंट्स में हमारी कंपनी को 10,000, 15,000 रुपये मेंटेन करना पड़ता है हर अकाउंट में, उससे कम हो तो चार्जेस पड़ जाते हैं उस पर। तुम्हारे स्टूडेंट्स को तो फ़ायदा है, 0 बैलेंस अकाउंट है, कोई पंगा ही नहीं है।
अकाउंट खुलवाओ, ऑनलाइन बैंकिंग चलती है आजकल सारी, उसमें अंदर ही अंदर बैठे आरडीज खुलवा दो। क्या खुलवाना है? आरडी। आरडी क्या होता है? अपने ही बैंक अकाउंट में हर महीने आपका 500 रुपये कटता जाएगा। 200 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया मांगो अपने पेरेंट्स से। पॉकेट मनी मिलती है ना सब लोगों को, पॉकेट मनी मिलती है, उसमें से 500 रुपया हर महीने अपने अकाउंट में जमा करवाते रहो। 500 कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा हो सकता है तो ज़रूर लो। और पेरेंट्स आपको मना नहीं करेंगे, वो मना तब करते जब आप यूटिलाइज गलत जगह करते हो। तो उनको बोलो मैं सेविंग कर रही हूँ, मेरे अकाउंट में जमा हो रही हैं, शायद 500 मांगोगे 5000 दे देंगे वो तुम्हें, वो देंगे, बिकॉज दे नोज शी इज़ ऑन द राइट वे। 500 1000 हर महीने सेव करते जाओ। कर सकते हो, खर्चा कम कर लो, कुछ कम ख्वाहिशें कर लो, थोड़ा बहुत खाना पीना कम कर दो। 500 होता क्या, तुम्हारा एक पिज़्ज़ा आता है डोमिनोज का, राइट? उस 500 को मल्टीप्लाई करो साल का, कितना हो गया? 6000 हो गया, ठीक है? ये 6000 आपका है। अगर वो बढ़ता शुरू हो जाए, बढ़ना शुरू हो जाए, तो ये 6000 कब 2 साल में 12000, 20000, 50000, 1 लाख हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा। कम से कम 500 या 1000 रुपये से अगर आप शुरू करते हो तो साल का आपका 12000 रुपये इकट्ठा हो गया। इस 12000 को उठा लो, इस 12000 को वहाँ से साल बाद वो क्या होता है? आरडी। आरडी का मतलब क्या है? रिजर्व डिपॉजिट्स। यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है 8%, 7.5%, 7% यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। वहाँ पे कितना मिल रहा था? 100 के मगर 3, यहाँ पे कितना मिल रहा है? 100 के मगर 8। समझ गए? तो पैसा बढ़ना शुरू हो गया ना। मार्केट में इन्फ्लेशन है 5% की हर साल। अगर तुम्हारा पैसा 5 गुना हर साल बढ़ रहा है तो कोई फ़ायदा नहीं है उस पैसे के बढ़ने का, क्योंकि 5% तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। साल बाद तुमने 5% इंटरेस्ट कमा भी लिया, इधर 5% तुम्हारा इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो पैसा बढ़ा कि कम हो गया? वहीं का वहीं खड़ा है। प्लीज़ हैव अ सीट। नो सीट। अरेंज करो, अरेंज करो। तनीषा अरेंज करो। तो पैसा बढ़ा कि कम हो गया? ना बढ़ा ना कम हुआ, कोई फ़ायदा नहीं। बस आप वहम में हो कि मेरा पैसा बढ़ रहा है, पर आरडीज़ के रूप में पैसा आपका वहीं का वहीं खड़ा हुआ है। परंतु आरडीज़ में 8% पैसा आपको मिल रहा है, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि आप उस 8% से पैसे को बढ़ाना शुरू कर दें, राइट? 12000 रुपया साल का जमा तो हो रहा है, पर मिल कितना रहा है? 13000, 13500। अब ये पैसा बढ़ रहा है ना आपका। इस 13500 को, जो साल की आपकी आरडी होती है, अब इसको कन्वर्ट कर दो आप एफडी में। एफडी क्या होता है? फिक्स डिपॉजिट्स। ये एफडीयाँ एक डॉक्यूमेंट की तरह आपके पास आ जाती हैं। एक डॉक्यूमेंट है, मम्मियाँ ने आपके लिए एफडीयाँ कराई होंगी, आई एम श्योर। फिक्स डिपॉजिट आपके लिए करवा के रखे होंगे। आप अपनी एफडी करवा लीजिए। जैसे ही 12 से 13000 रुपये आपका वहाँ पे आया, उसको मैच्योर होते ही बैंक में डालिए, अपने बैंक से उसकी एफडी करवा दीजिए। एफडी क्यों करवानी है सर? अरे वो पैसे खर्च हो जाएंगे, नहीं तो जो सेविंग थी आपकी खर्च हो जाएगी। अगर वो एफडी के रूप में आपके पास सेव हो गया, अब एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट फिर से बढ़ेगा, 8%, 8.5% बढ़ेगा, राइट? अब उस पैसे को आपने सेव करते गए साइड पे। इधर 12000, 500, 1000, 2000 रुपया हर महीने आपने सेव करना शुरू किया। वो बढ़ते 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 साल बाद हो गया 20000 रुपया। इधर आरडी बंद नहीं करनी, आरडी अभी भी कंटिन्यू चल रही है। कितना? 500 रुपये महीना, कितना? 1000 रुपये महीना चल रहा है। इधर आपने उसकी 1 साल बाद मैच्योरिटी की और उसको उठा के आपने एफडी में डाल दिया। अब इस एफडी का क्या करना है बाद में बताता हूँ, पर एफडियाँ इकट्ठी कर लो। ये मैंने प्रैक्टिकल किया है कि पहले शुरुआत ऐसे ही की मैंने किसी जगह से कोई कॉपी नहीं किया। ये सब ये मेरी रियल लाइफ का एक्सपीरियंस है, जो मैंने 10 साल से ये सब चीज़ें शुरू की हुई हैं, और मैं इस समय लास्ट स्टेप पे हूँ, राइट? स्टेप बाय स्टेप चला था, मैं लास्ट स्टेप पे हूँ मैं इस समय। स्टार्ट सेविंग्स फॉर 2 ईयर्स। छोटी छोटी प्लानिंग करो कि मैंने 2 साल के अंदर 2 लाख रुपया इकट्ठा करना ही करना है। उस 2 लाख को आप डिवाइड करो पर मंथ में, उसको डिवाइड करो पर डे के अंदर कि मुझे इतने पैसे रोज सेव करने ही करने हैं। कैसे करने हैं? पहले मैं बैंक में डालता जाऊंगा एफडी के रूप में। साल बाद वो एफडी मैच्योर होगी तो उसको डाल दूंगा मैं एफडी के रूप में, आरडी से एफडी के रूप में डाल दूंगा, राइट? अब उस एफडी को मैं संभाल के रख लूँगा। एक कागज़ ही तो है, वो कागज़ संभाल के रख लूँगा। जितने कागज़ मेरे पास इकट्ठे होते गए, मेरे उतने पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं।
12-12 हज़ार की, 20-20 हज़ार की आपके पास 4 FDयाँ पड़ी हैं, तो 50,000 पड़ा आपके पास। और ये हार्ड कैश है, जब मर्जी बैंक में जाओ ऑन द स्पॉट पैसे मिल जाएंगे आपको। पैसे मरने का झंझट खत्म। पैसे 8% के हिसाब से बढ़ भी रहे हैं, ख़राब नहीं हो रहे पैसे, चोरी नहीं हो रहे पैसे, पैसे बढ़ भी रहे हैं आपके हर महीने पैसा बढ़ रहा है। और किस रूप में बढ़ रहा है? बिना किसी टेंशन के। कमेटी नहीं, ये कमेटी नहीं है जो आंटी सिर पे खड़ी है मेरी कमेटी दो, नहीं दोगे ना सी, इस महीने नहीं FD दी जा रही, नहीं RD दी जा रही, ना सी, अगले महीने 2 इकट्ठी दे देना। बैंक वाले आपको तंग नहीं कर सकते, FD क्यों नहीं दे रहे, RD क्यों नहीं दे रहे, तलवार नहीं लटक रही आपके सिर पे कोई भी। आप अपने ही पैसों से सेविंग कर रहे हो और बिना किसी टेंशन के रात को आराम से सो सकोगे। ऐसा नहीं है रात को आंटी दिमाग खा रही है, फ़ोन कर रही है, पैसे नहीं देते, या बैंक आपको फ़ोन नहीं करेगा, आपकी RD नहीं आई, कोई बात नहीं, जब आएगी ले लेंगे, अगले महीने 2 इकट्ठी दे देना, कोई बात नहीं। और क्या चाहिए? पैसा भी सेव हो रहा है और किसी की सुननी भी नहीं पड़ रही है आपको, और पैसा जितना सेव हो रहा है वो बढ़ रहा है, हर महीने पैसा बढ़ रहा है। आप सोचो सर कमेटियाँ बहुत वधिया है, देख लो कमेटियों का हाल, कितनी आंटियाँ भाग जाती हैं कमेटी वाली, राइट, और कितने को टेंशन नहीं देती हैं, तुम्हें एक दिन भी लेट हो जाए तो पैसे ठीक हो रहा है ना। इससे अच्छा बैंक से डीलिंग करो, बेस्ट है, तंग नहीं करेंगे वो आपको। एटलीस्ट छोटे छोटे पैसे सेव करने शुरू करो। आज से कुछ साल पहले लोग यही सारे काम डाकखाने में करते थे, है कोई जिनको पता है ये सब? नहीं, आज तुम्हें नहीं, तुम्हारी जनरेशन को नहीं पता, राइट। आज से 15-18 साल पुरानी बात होगी, तब ये सारे काम डाकखाने में होते थे। तो डाकखाने में भी लोग 500, 50, 100 जमा कराते थे, लाइनों में लगे हुए हैं, कितने पैसे जमा कराने हैं? 100 रुपया। पर दिमाग क्या चल रहा है? सेविंग हो रही है। दिमाग क्या चल रहा है? सेविंग हो रही है। अब आजकल वो बैठे बैठे सारा कुछ ऑनलाइन हो जाता है, बात खत्म। मैं पर्सनली, मेरे को बैंक गए हुए, आई थिंक मेरे 3 अकाउंट्स हैं, मेरे को पर्सनली बैंक गए हुए, मेरे 3 साल हो गए मैं बैंक नहीं गया, मैं नहीं गया बैंक। सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है, यहाँ बैठे बैठे सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। एक से दूसरी जगह ट्रांजैक्शन करनी है, वहाँ से इधर ट्रांसफ़र करनी है, FD करानी है, RD करानी है, सब यहीं पे बैठे बैठे हो जाता है मोबाइलों से। और तुम तो आज की जनरेशन के बच्चे हो, तुम्हें तो ज़्यादा पता होना चाहिए इन चीज़ों का, ठीक है जी। 4th स्टेप आपका क्लियर हो गया, राइट। जब ये सब काम होता जा रहा है, चलने दो, कितने साल? 2-3 साल चलने दो इसे, जब तक तुम्हारा टारगेट पूरा नहीं होता। टारगेट क्या डिफाइन किया था? 50,000, लाख, 2 लाख, जिसमें मेरा पैसा है, मैं किसी को अभी तंग नहीं कर रहा, बस जितना होता है उतना सेव करता जा रहा हूँ। पर दिमाग ये है कि अब मैं ना तो बुगनियों में पैसा सेव कर रहा हूँ, बुगनी में पैसा बढ़ता तो नहीं हुआ, कभी बुगनी में 100 रुपये डालाओ 200 निकलाओ, पर यहाँ तो बढ़ेगा, पैसा बढ़ रहा है। और बुगनी का डर, पता नहीं कौन उठा के ले जाए, यहाँ पे कोई नहीं ले जा सकता तुम्हारी मर्जी के बिना। यहाँ पैसा बढ़ रहा है, इसको बढ़ने दो, 2-3 साल तक इस पैसे को बढ़ने दो आराम से, बिना टेंशन के। खर्चा करो अपना, जो रोज़ की ज़रूरतें हैं पूरी करो, पर दिमाग में ये होना चाहिए कि मैंने हर महीने 1000-2000 सेव करना है। ये स्टेप 2 है आपका। धीरे धीरे ये पेड़ बड़ा होता जाएगा, धीरे धीरे, और सेफ पेड़ जिसको कोई तोड़ नहीं सकता आपके बिना, राइट। अब 3rd स्टेप क्या, 5th स्टेप क्या आपका? अब इसके बाद जब ये चल रहा है, सब रूटीन में आ गया, 1000 रुपया हर रोज हर महीने जा रहा है आपका, कुछ अपनी भी सेविंग्स, कुछ अपनी भी अर्निंग्स शुरू करो अब साथ साथ में। उस अर्निंग्स को अब इन्वेस्ट करो 5 to 10 ईयर्स के प्लान के लिए। नेक्स्ट स्टेप इज प्लान समथिंग फॉर 5 to 10 ईयर्स। तुम आज बैठे अगर आज के बारे में सोच रहे हो, तो भाई साहब जब बाहर जाने की बारी आएगी ना, बुरा मत मानना आयल्स वालों, ये नहीं तुम्हारे पेरेंट्स ने प्लानिंग की, तभी आज लोनों के चक्कर में भागते हो, तभी। Even my son is willing to go abroad or not, I'm not sure, but I have already planned. When he, and I'm not saying that I'm having so much money of this, I'm saying I am planned person. I am planning for his abroad study from last 5 years. ताकि जब वो टाइम आए तो मुझे फंड्स के लिए ना भागना पड़े, पैसे तो हों पर कच्चे पैसे ना हो, पक्के पैसे हों। ये ना हो कि मुझे इसके बाद फंड दिखाने के लिए इसको पैसे दिखाने पड़े, याद है, होता है ना सब लोगों के साथ ही। मुझे ये ना हो कि उसके अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए सब कुछ दिखाना पड़े, फिर मुझे लोन लेने पड़े, लोगों को मिन्नतें करनी पड़े। यही तो मिस प्लानिंग है ना, तभी तो भाग रहे हो आज। तो आज ही अपने बच्चों की स्टडीज़ के लिए, अपनी शादियों के लिए, जो आज से 5-7 साल 10 साल बाद होने वाली है फॉर एग्जांपल, अभी से प्लानिंग शुरू करो।
कि जब वो टाइम आए ना तो पापा को बोलूँ पापा मेरे अकाउंट में 10 लाख पड़ा है उठा लो, 5 लाख पड़ा है उठा लो। क्या प्राउड फील करोगे उस दिन, और वो उस दिन पापा क्या प्राउड फील करेंगे, सोच के देखो। ये कंट्रीब्यूशन सिर्फ पापा के पैसों से नहीं होने वाला, इसमें खुद भी इन्वॉल्व होना पड़ेगा, थोड़ा बहुत पैसा डालना पड़ेगा। तो स्टार्ट करो, दिमाग लगाओ। अगला सेमिनार लूँगा मैं तुम्हारा करियर काउंसलिंग का। आज मैंने बताया था ना मेरे प्लान में था करियर काउंसलिंग, पर करियर काउंसलिंग इससे मैच नहीं होनी थी। तो नेक्स्ट प्लान बताऊँगा, घर बैठे बैठे पैसा कैसे कमा सकते हो तुम। अभी से स्टार्ट हो सकता है। वो ज़माने गए भाई साहब, जॉब जा करके, ये वो AI का ज़माना है इस समय, चैट GPT का ज़माना है, ये आ गया टाइम। तो 5 से 10 साल के लिए अपनी प्लानिंग्स करिए कि मैं 5 से 10 साल अगली क्या प्लानिंग। मेरे खर्चे कौन कौन से हैं? मेरी शादी है, होनी है, मेरी पढ़ाई के ऊपर खर्चा आएगा, मैंने बाहर जाना उसके ऊपर खर्चा करना है, मुझे वहाँ पे कितना खर्चा चाहिए, मुझे ये चाहिए। अब उसको कैलकुलेट कर करके आप कुछ 5 से 10 साल के प्लान्स ले लीजिए। ये वो प्लान्स होते हैं जो इंश्योरेंस वाले तुम्हें देते हैं, ICICI लाइफ इंश्योरेंस, क्या उसका नाम है, LIC इंश्योरेंस, उनके पास बहुत सारे प्लान्स होते हैं ऐसे। वो मंथली प्लान्स भी होते हैं, क्वार्टरली प्लान्स भी होते हैं, एनुअल प्लान्स भी होते हैं। महीने का कितना 2 से 3 हज़ार रुपया, महीने का कितना 500 से 1000 रुपया, साल का कितना 6-7 हज़ार रुपया। तुम्हारे ऊपर डिपेंड है तुम कितना खर्चा करना चाहते हो। तुम सिर्फ इंश्योरेंस एजेंट को बुला करके बोलो, अच्छा एजेंट वालों को भी आजकल ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो जाता है। वो policybazaar.com ये सब .com सब है ना, दिमाग लगाओ, बच्चे नहीं हो तुम लोग। तो वहाँ देखो कि मेरा खर्चा क्या है। यार मेरा आज से 10 साल बाद तकरीबन 10 लाख का या 12 लाख का खर्चा है, उसकी प्लानिंग करता हूँ मैं। तो 10 लाख को वहाँ पे डाला, कैलकुलेटर होते हैं वहाँ पे, policybazaar.com में कैलकुलेटर्स होते हैं कि मुझे 10 साल बाद 10 लाख रुपए चाहिए। वो अपने आप से आपको प्लान्स बता देगा, ये प्लान आपके लिए ठीक है, इसमें सिर्फ महीने का इतना पैसा देना है आपने। बस आंखें बंद करके 10 साल के लिए वहाँ पे पैसा देना शुरू कर दो। फॉर एग्जाम्पल तुम 2000 रुपया RD में दे रहे थे, हेलो मेरी बात सुनना ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल तुम 2000 रुपया RD में दे रहे थे, अगर तो इनकम बढ़ी है तो उसको 2000 ही रहने दो, इधर 2000 रुपया 5 ईयर प्लानिंग में डाल दो, राइट। अगर नहीं बढ़ रही है कोई बात नहीं, 1000 रुपये वहीं पे रहने दो, 1000 रुपये लॉन्ग टर्म प्लानिंग में डाल दो। पर नहीं बढ़ रही तो ज़रा सवाल करो अपने आप से, क्या बात है भाई, काबिल नहीं हूँ मैं क्या? 1000 रुपया उधर, 1000 रुपया उधर, पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लानिंग दोनों बराबर चलनी चाहिए आपकी, राइट। 2000 रुपया इधर डालिए, कोशिश करो 2-4 हज़ार रुपये इधर डालो। अपने खर्चे महीने के कम करो, यहाँ इन्वेस्ट करो। जो आज इन्वेस्ट करेगा कल वो राजा होगा, जो आज खर्चे करेगा कल वो कंगाल होगा। मैं रोज के खर्चों की कम करने की बात नहीं कर रहा, नेसेसिटी गुड्स है करो, पर ज़रा ज़्यादा खर्चे जहाँ करते हो ना वहाँ थोड़ी सेविंग करो, क्योंकि ये टाइम है। आज थोड़ी सी दिक्कत महसूस करोगे तो कल मंगते नहीं बनोगे किसी के आगे। सबसे मुश्किल काम है दुनिया किसी के आगे मांगना, समझ गए। तो 5 ईयर और 10 ईयर्स के लिए कुछ इंश्योरेंस प्लान्स ले लीजिए। LIC के प्लान्स हैं, ठीक है, ICICI के प्लान्स हैं, HDFC के प्लान्स हैं, और ये नॉर्मल इंश्योरेंस प्लान्स होते हैं। वो तुम्हें कहेंगे लाइफ इंश्योरेंस, उसको बोल ना मुझे लाइफ इंश्योरेंस नहीं चाहिए, मुझे बच्चों के स्टडी प्लान चाहिए, मुझे मैरिज प्लान चाहिए। नाम है, प्लान्स के नाम है, उसको साफ बुला करके बोलो भैया मुझे मैरिज के लिए पैसे इकट्ठे करने हैं, तेरे पास है कोई मैरिज प्लान? और मैरिज प्लान्स के लिए, बच्चों की स्टडी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ योजनाएं बनाई हुई हैं, कन्या सुकशल पता नहीं ऐसे कोई नाम है इनके, और गवर्नमेंट वहाँ रिबेट देती है वहाँ पे। अगर नॉर्मल कंपनी वहाँ पे मान लो तुमसे 5000 रुपये ले रही है महीने का, वहाँ पे 3000 जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज़ बनाई हुई हैं, मोदी साहब ने। सर्च करो ना भाई, पता ही नहीं है, राइट। तो वहाँ पे प्लान करिए और यहाँ पे उसको बताइए कि मैं किस लिए कर रही हूँ। मैं मैरिज के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी स्टडी के लिए कर रही हूँ, मैं अपनी फैमिली के लिए कर रही हूँ, अपने फ्यूचर के लिए कर रही हूँ, कुछ भी कर, मैं बिजनेस के लिए कर रही हूँ। इन्वेस्ट करो, उस हिसाब से वो आपको प्लान दे देगा। अब यहाँ तो प्लानिंग चल ही रही है, इसको बंद नहीं करना, इस वाले को स्टेप बाय स्टेप चलना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम अभी RD के काबिल ही हो तो 5 साल में नहीं जाओगे। RD रोज, हर साल, हर महीने जा रही है, सब स्मूथली चल रहा है, पर पैसा फिर भी बच रहा है। अब जाओ स्टेप 5 में। जंप नहीं करनी, बेवकूफ़ी नहीं करनी, चल स्टेप 4 बंद कर दें, स्टेप 5 शुरू कर दें, ये पागलपंती है।
स्टेप 4 के बाद भी जब तक तुम्हारे पास पैसा नहीं बच रहा है, स्टेप 5 में नहीं जाना आपने। ठीक है जी, इसका ध्यान रखना, ये बंद ना हो। चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज, अब यहाँ तक समझ आ गया सब लोगों को? रिवाइज करवाऊँ एक बार, क्या किया हम लोगों ने? स्टार्टिंग हमने क्या किया था? टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड हमने क्या किया था? वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड क्या किया हमने? थोड़ा बहुत कैश जरूर रखिए अपने पास, ताकि किसी इमरजेंसी भी आपको किसी के आगे हाथ ना मांगना पड़े, राइट। नेक्स्ट फोर्थ प्लान क्या बताया? एफडी और आरडी के रूप में छोटे छोटे प्लान्स बना लीजिए अपने पास, जहां पे आपको बैंक्स में अपने अकाउंट्स में कुछ पैसे सेव करके उसको आरडी में कन्वर्ट कर दीजिए। आपके सेविंग में पैसा पड़ा हुआ कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा, याद रखिएगा। सेविंग में 3% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, हर साल 5% इन्फ्लेशन हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो सेविंग में जो पैसा पड़ा है वो हर साल कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा। वहम में मत रहना, क्योंकि किसी बैंक ने 3.5% से ऊपर इंटरेस्ट नहीं देना आपको, राइट। हर साल उठा के देख लो नेट से, हर साल महंगाई की जो दर बढ़ रही है वो 5 से 5.5%, 6% तक बढ़ रही है। अब तुम्हारा पैसा तो वहाँ पड़ा कम हो ही जा रहा है उल्टा। तो अब वहाँ सेविंग से उठा करके पैसे को किस में डालना है? 8% में। क्या है वो? एफडी है, आरडी है। आरडियाँ बनाते जाओ, हर महीने आराम से पैसा डालते जाओ, जब वो मैच्योर हो जाए उसको उठा करके एफडी में डाल दो। एफडियाँ इकट्ठी करते जाओ, जितनी एफडियाँ इकट्ठी हो गई, अब उसका बताता हूँ क्या करना है। यहाँ तक समझ आ गया? 5 स्टेप्स क्लियर हो गए। उसके बाद मैंने क्या बताया? लॉन्ग टर्म अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए, ड्रीम्स पूरे करने हैं। मेरा ड्रीम है जी, मैंने आज से 5 साल बाद यूएस घूम के आना है, मैंने 2 साल बाद दुबई घूम के आना है। करो ना स्टार्ट। अरे एजेंट को बुला के यही बोलो, ट्रैवल प्लान दे दो मेरे को। वो ट्रैवल प्लान देते हैं, वो उनके पास हर चीज़ का इलाज है। ट्रैवल प्लान दे दो मेरे को। पर एजेंट को जब बुलाओगे वो आपको वो प्लान देगा जिसमें उसकी कमीशन ज़्यादा है। ध्यान रखना इस बात का। एजेंट आपको वो प्लान देने की कोशिश करेगा जिसमें उसकी कमीशन ज़्यादा है। तो सर्च कर लेना कि ऑनलाइन ले लो तो सस्ता पड़ता है, क्योंकि उसको आपके एक प्लान में 5 से 6 हज़ार रुपये कमीशन मिलती है अब। जबकि यही तुम ऑनलाइन ले लेते या कंपनी में जाके ले लेते तो ये पैसे बच जाते आपके। वो बताते नहीं हैं, वो जानबूझ के आपको फंसाएंगे ऐसे प्लान में जहाँ उनकी कमीशन ज़्यादा होती है। तो आजकल के ज़माने में ये सब बेकार हो गया काम। ऑनलाइन लो, जाके ऑफिस में लो, पूछो मेरे कितने पैसे कट रहे हैं, कितनी कमीशन, उसमें कुछ वापस देते हो मुझे। कुछ ऐसे एजेंट भी होते हैं कि आपका 5,000 कमीशन मुझे मिल रहा है सर ऐसा करेंगे 2.5% आप ले लीजिए, 25 मिनट में आपको वापस कर दूंगा। ये अवेयरनेस चाहिए, ये नहीं कि आंखें बंद करके एजेंट पे विश्वास करते जा रहे हो। समझ गए यहाँ तक? अब नेक्स्ट प्लान, 6वां स्टेप क्या है? स्टार्ट सेविंग फॉर योर सेल्फ। सबकी प्लानिंग कर ली आपने, अपनी बच्चों की प्लानिंग कर ली, राइट, अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर ली। व्हाट अबाउट योर लास्ट टाइम? जिस बंदे ने अपने बुढ़ापे की प्लानिंग नहीं की ना, देख लो फिर आजकल के आपके दादी दादियों का हाल क्या होता है। और अगर कहीं तुम्हारा 60 साल के बाद, 70 साल के बाद हर महीने 5,000 रुपये, 6,000 रुपये तुम्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, तुम गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं हो, फिर भी तुम्हें 6-7 हज़ार, 10,000 रुपये हर महीने तुम्हें पेंशन मिलनी शुरू हो जाए, तो लोग तुम्हारे आसपास घूमेंगे कि नहीं घूमेंगे? दादा दादियाँ क्यों इतने बुरे हाल में होती हैं? क्योंकि वो सब कुछ अपना उजाड़ चुके होते हैं। बुरा मत मानना, सच यही है, सच यही है। वो किसी काबिल नहीं होते, वो हमारे पे डिपेंडेंट होते हैं। इज़्ज़त करें, प्यार करें, ये हमारे संस्कारों पे डिपेंड करता है, पर हम उन पर डिपेंडेंट नहीं होते, इसलिए हम परवाह भी नहीं करते। पर यही अगर दादा दादी के अंदर 10-15 हज़ार महीने की काबिलियत हो, हर महीने उनके अकाउंट में 10-15 हज़ार रुपये पेंशन आ रही हो, बताओ उनकी टौर ज़िंदगी की, दवाइयों के लिए वो मोहताज नहीं है किसी के, कहीं जाने आने के लिए मोहताज नहीं है वो किसी के। दे आर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तुम्हारे बच्चों की परवरिश अच्छी हुई है, वो तुम्हारी परवाह करते हैं, अच्छी बात है, बट आई एम नॉट डिपेंडेंट टू एनीवन, आई एम सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन। इसके लिए आज से प्लानिंग शुरू हो सकती है, और बहुत कम पैसों से, सिर्फ 200, 400, 500 रुपये महीने से। हेलो, इतना आसान है ये। 200, 400, 500 रुपये महीने से तुम अगले 50 साल की प्लानिंग कर लो, 40 साल की प्लानिंग कर लो कि मैं सिर्फ 200, 400 रुपये महीना दे रही हूँ और अगले 50 साल दूंगी। 50 साल बाद मेरा पैसा वहाँ कितना इकट्ठा हो गया? 50 लाख, 30 लाख, 20 लाख इकट्ठा हो गया। अब बैंक क्या करेगा? 60 साल के बाद जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, हर महीने आपको पैसा वापस करना शुरू कर देगा विद इंटरेस्ट। पैसा हर महीने वहाँ जा रहा है, पर बढ़ भी रहा है, खड़ा नहीं वहाँ पे, वहाँ बढ़ भी रहा है। पैसा दिया है 40 लाख, बन गया 45 लाख, 5 लाख बढ़ गया वहाँ बैठे बैठे, और हर महीने आपको पैसा वापस आना शुरू हो जाएगा। तुमसे पूछा जाएगा कितना चाहिए पैसा आपको, तुम्हारा पैसा खड़ा है 40 लाख, डिवाइडेड बाय तुमको 10,000 रुपये दे दो महीने का, कोई बात नहीं ले लो जी,
भगवान ने अगर तुम्हें कुछ हो गया, ऑन द सेम डे सारा पैसा तुम्हारे अकाउंट में वापस। दैट इज कॉल्ड पेंशन प्लान्स। क्या है ये? पेंशन प्लान्स, राइट? ये ज़रूर करना, इतने मतलबी ज़रूर बनना। मेरी ना ज़िंदगी का एक फिनोमिनन है, याद रखना। अगर तुम खुद से प्यार नहीं करते ना तो ये झूठ मत बोलना मैं तुमसे प्यार करता हूँ। याद रखना मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूँ। अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो ये सबसे बड़ा झूठ है कि तुम किसी और से प्यार करते हो। जितना मर्जी कह लो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तो मेरी जान है, तो मेरा वो है, तो मेरा ये है। भाई साहब, अगर आपको अपने से प्यार नहीं, अपने शरीर से प्यार नहीं, अपने मन से प्यार नहीं है ना, तो जितना मर्जी ड्रामेबाजी कर लो, आप झूठ बोल रहे हो। हमें तुम्हारा पैसा होना चाहिए। बहुत छोटे अमाउंट से स्टार्ट करो इसे, पर करो। ठीक हो गया यहाँ तक? ठीक है। ये तुम्हारी आंखों में वो जोश चाहिए मुझे इन चीज़ों को लेकर के। ये नहीं सुना और चले गए, आज तक नहीं सुना था ये सब। आज सुनने के बावजूद भी अगर कुछ ना किया ना तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। फिर 10 साल बाद 20 साल बाद मुझे याद करोगे, सर ने एक बार सुनाया था। ठीक है जी। 7th स्टेप। अब जितनी तुमने एफडीआई इकट्ठी की हैं, जितनी तुमने एफडीआई इकट्ठी की हैं, अगर वो भगवान करे वो एफडीआई तुम्हारी 3-4 लाख 5 लाख की हो गई हैं, तो एफडीओ में उसे पैसा सेव मत रखो, क्योंकि एफडीओ में पैसा कितना बढ़ रहा है? 7-8%। पर किसी ऐसी जगह उन सारी एफडीओ को इकट्ठा करके लोन ले लो, या एटलीस्ट तुम प्रॉपर्टी ले लो, सेफ जगह पे, छोटी जगह पे। पर उस सारे पैसे को इकट्ठा करके 2.5-3-4 लाख में भी प्लाट आ जाता है आजकल। छोटी जगह पे प्लाट आ जाता है। पर उस जगह पर पैसा सेव करने से, प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जो 95% हमेशा एप्रिसिएशन में होती है, डेप्रिसिएशन में कभी नहीं होती। डेप्रिसिएशन समझते हो ना? पैसे की कीमत का कम होना। एप्रिसिएशन मतलब पैसे का बढ़ना, और बहुत तेज़ी से बढ़ना। तुम्हारी किस्मत है तो 10 वाली चीज़ 1000 में बिक जाएगी तुम्हारी, पर कम कभी नहीं होगी, बहुत रेयर। अब एफडीओ का भी ये 4 डालोगे क्या? एफडीओ तो बढ़ी नहीं है 8%, और इतना तो प्रॉपर्टी भी बढ़ जाएगी। और तुम्हारे पास अगर 4-5 लाख रुपए इकट्ठा हो गया है, सेविंग करते 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 करते, उठा करके उसे एफडी में डाल दो, और सॉरी प्रॉपर्टी में डाल दो। मैंने ऐसा ही किया था, और जो प्रॉपर्टी मैंने शायद 12 लाख में ली थी, वो मेरे ख्याल आज 25-26 लाख की हुई है। अब ये पैसा मेरा क्या वहाँ बैठा पड़ता, बढ़ता? कभी ना बढ़ता। समझ गए? 3 साल में, 4 साल में पैसा कभी बढ़ता? 12 लाख का 13 लाख हो जाता, 13.5 लाख हो जाता, 14 लाख हो जाता, पर 25 तो ना होता कभी ना। समझ गई मेरी बात? तो ये क्या करना चाहिए? जितनी एफडीआई हैं, अगर वो एफडीआई इस काबिल हो गई हैं कि वो किसी प्लॉट के लिया जा सकता है, नहीं लिया सकता, नेड़ी नहीं चकनी। याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने भी क्या बोला, तुम खुद। अगर तुम परेशान हो, रात को नींद नहीं आ रही है, बहुत दुखी हो, हाय 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 लगी हुई है, फिर तुम पैसा इकट्ठा करने की सोचो भी मत। ये सब पैसे टेंशन रिलीज करने के लिए थे, फ्यूचर की प्लानिंग्स के लिए थे। अब इसमें भी तुम टेंशन ही ले लेके इकट्ठे कर रहे हो, तो भाई साहब मत करो। रात को सोना आराम से ज़रूरी है, इतना रिलैक्स होकर पैसा इकट्ठा करो ये वाला। तो अगर 5-6 लाख इकट्ठा हो चुका है, गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप। अब तुम जाओ प्रॉपर्टी के लिए, उस प्रॉपर्टी को लेकर के भी साइड पे कर दो। पर वो जो पिछला साइकिल है वो चलता रहना चाहिए। पिछला साइकिल क्या? एफडी, आरडी, फिर एफडी, फिर उसका क्या किया हमने, उसके बाद शॉर्ट टर्म प्लानिंग, फिर लॉन्ग टर्म प्लानिंग, फिर उसकी प्रॉपर्टी। चलता रहने दो, ये साइकिल चलता रहने दो। आज ये साइकिल शुरू करोगे ना तुम, तो आने वाले तकरीबन 10 साल बाद तुम अपनी एज के बच्चों से 10 साल आगे निकल जाओगे। वो भी सोच रहे होंगे क्या करूं, जॉब करूं, ये करूं, तुमको मेरे पास 10 लाख रुपये इकट्ठा हो चुका है मेरा। और सच मानना, तुम पापा से 1000 रुपये मांगो, एक बार भी मना नहीं करेंगे वो। देखो, जब तुम बुक नहीं लेके पापा के पास जाते, 10 रुपये डाल दो, वो 10 डालते हैं कि 100 डालते हैं? याद करके देखो, जब तुम बुक नहीं लेके पापा के पास जाते हो, पापा 10 रुपये डाल दो इसमें, वो 10 डालते हैं कि 100 डालते हैं? 500 ही डाल देते हैं मेरे ख्याल से। वो ऐसे ही होता है जो डाल सकते हैं एटलीस्ट, राइट? ऐसे ही होता है, बिकॉज दे नीड अश्योरिटी कि तुम पैसा वेस्ट नहीं कर रहे हो, तुम सेविंग कर रहे हो, तो वो तो खुश हैं, वो तो तुम्हारे लिए तो कमा रहे हैं, और किसके लिए कमा रहे हैं वो? तुम खुद ही इतने समझदार हो गए, वो कहते हैं वाह भी वाह, मज़ा आ गया, और क्या चाहिए। समझ गए मेरी बात? तो ये आपका नेक्स्ट स्टेप है, 7th स्टेप, परचेज प्रॉपर्टी। अगला स्टेप क्या है? अब आपको चाहिए कुछ ऐसा, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, एफडी की ऐप पर पैसा भी और आ रहा है, और पैसे बच रहे हैं। अब क्या किया जाए उस पैसे का? अब आप
प्रॉपर्टी भी ले चुके हो, आपकी सेविंग्स भी चल रही हैं, रूटीन में चल रही हैं. व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप फॉर यू? द नेक्स्ट स्टेप इज़ दैट यू हैव टू गो फॉर सम हायर रिस्क. अब आपको किसी एक ऐसे हायर रिस्क में जाना है जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 से. पहले मुझे पैसा सेव करना था, बढ़ाना नहीं था. मेरा लालच नहीं था पहले मेरा लालच था मेरा पैसा सेव होता रहे छुटका छुटका करके. वो हो रहा है, सब ठीक चल रहा है. अब मेरे पास उसके बावजूद कुछ पैसा फालतू पड़ा है. अब मैं चाहता हूँ इस पैसे को कहीं हायर रिस्क में इन्वेस्ट किया जाए. समझ रहे हो? अब वो क्या है, एक तो होता है विदाउट रिस्क, एक होता है मॉडरेट रिस्क, एक होता है हाई रिस्क. मैं अभी मॉडरेट रिस्क में जा रहा हूँ. मॉडरेट रिस्क मतलब इसको आप देखते हो मार्केट में आता है, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज़ रीड द डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली, बोलते हैं ना वो है म्यूचुअल फंड्स, जहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट किसी कंपनी का 12%, 15%, 20% तक भी चला जाता है. एफडी कभी 7-8% से ऊपर नहीं जाएगी आपकी. पर अगर आपने म्यूचुअल फंड्स में हर महीने पैसे लगाने शुरू कर दिए या एक ही बार में 10,000 20,000 वहाँ पे लगा दिया एक्स्ट्रा, वो पैसे अगर किस्मत साथ दे गई आपकी तो वो 10,000 का 12-15 होने में हफ्ते लगेंगे. हफ्ते पर सब्जेक्ट टू द मार्केट रिस्क. यहाँ तब जाना है जब वो पैसा फालतू पड़ा हुआ है थोड़ा सा. या म्यूचुअल फंड्स का सबसे बेस्ट फिनोमिनन है सिप लगाना. सिप क्या होता है? मंथली इन्वेस्टमेंट करना. सिप्स में बहुत अच्छा फ़ायदा है. ये काम ज़रूर करियो, एक दिन यहाँ तक पहुँचना ज़रूर. सिप्स का फ़ायदा क्या है? ये लोग क्या करते हैं, हम म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने टाटा के म्यूचुअल फंड में पैसे लगा दिए. समझ रहे हो? टाटा ने क्या किया, मेरे वो पैसे लेकर के किन्हीं और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाए. वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होने लग गया तो मेरे पैसे बढ़ने शुरू हो गए. कितना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हुआ डिपेंड करता है, पर एटलीस्ट गारंटेड 12 से 11% तो पैसे आ ही जाते हैं. अभी 8% से तो अच्छी है ना, 8% तो अच्छी हैं. और इसमें रिस्क कम इसलिए होता है क्योंकि तुम फ्लक्चुएटेड पैसे लगा रहे हो. फॉर एग्जाम्पल, तुमने आज लगाया मार्केट में उस म्यूचुअल फंड पे पैसा जब उसका रेट था 70 रुपये. अगले महीने मान लो मार्केट नीचे आ गई, तब तुमने पैसा लगाया उसी डेट को, अपने आप तुम्हारे अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे. तब तुमने मार्केट में पैसा लगाया उसी उतनी अमाउंट का, पर अब मार्केट का रेट था 50 रुपये. तीसरे महीने तुमने पैसा लगाया जबकि मार्केट का रेट था 80 रुपये. तुम्हें दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि जब तुम 2-4 साल 5 साल बाद पैसा निकालते हो तब वो एवरेज पैसे निकलते हैं तुम्हारे. तो कभी बढ़ा था, कभी कम हुआ था, कभी बढ़ा था, कभी कम हुआ था. और इसलिए जो इसकी एवरेज निकलती है वो 12 से 15% से ऊपर चली जाती है. हर महीने 1 तारीख को, फिक्स तारीख को आपके अकाउंट से उतने पैसे निकल जाएंगे जो आपने म्यूचुअल फंड में लगाए. हर महीने निकल रहे हैं, पर उस दिन रेट क्या था कोई नहीं जानता. इसमें तो कुछ नहीं है. उस दिन रेट क्या था वो कोई नहीं जानता, पर हर महीने पैसे आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं धीरे 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 धीरे. अब ये पैसा आपका बढ़ता जा रहा है, राइट. और यहाँ पर अब वो पैसा 12 से 15 से 20 से 22% तक पैसा आपका बढ़ सकता है महीनों में. पर फिर याद करवा दूँ, ये जंप है रिस्क वाली, थोड़े से रिस्क वाली. अगर तो तुम एक ही बार में मार्केट में पैसा लगाते हो, 20,000 50,000 म्यूचुअल फंड में लगा दिया, हो सकता है वो प्लान फेल हो जाए उनका, तो पैसा ज़ीरो हो जाएगा आपका. इसलिए तो बोलते हैं सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क. ये मार्केट में पैसा लग रहा है, लेकिन हर महीने पैसा लगाते जाओगे तो ये कंपाउंड में पैसा बढ़ता जाता है आपका, कंपाउंड में. तो ये पैसा बहुत बढ़ जाता है. मतलब तुम जानते हो, अगर तुम्हें कोई कहे कि तुम सिर्फ 10,000 रुपये महीना लगाना शुरू कर दो और सिर्फ 10 साल बाद तुम्हें 1 करोड़ मिल जाएगा, ये म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है. म्यूचुअल फंड में ये पॉसिबल है. 10,000 महीना लगाना शुरू कर दो, 1 साल बाद, 10 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपये मिल जाएगा वापस. वो आपको गारंटी देते हैं इस बात की. बढ़ सकता है इससे कम नहीं हो सकता, परंतु आपको हर महीने 10,000 रुपये वहाँ लगाना है. क्योंकि हर महीने वो पैसा जो बढ़ रहा है वो विद इंटरेस्ट दोबारा कैलकुलेट हो रहा है. पहले महीने 10,000 का इंटरेस्ट, अगले महीने 20,000 के ऊपर इंटरेस्ट, फिर अगले महीने 30,000 के ऊपर इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है. तो ना सिर्फ पैसा हर महीने बढ़ रहा है, इंटरेस्ट भी बढ़ता जा रहा है. समझ पा रहे हो? ये था आपका हाई रिस्क फॉर, ये मैंने आपको बता दिया. इन्वेस्ट पर मंथ सिप इन द म्यूचुअल फंड्स इंटरेस्ट अप टू डबल देन आरडी एंड एफडी. ये एटलीस्ट आपको एफडी और आरडी से डबल पैसे दे देगा.
किस स्टेप तक पहुंच गए आप लोग? 8 स्टेप तक आ गए आप लोग, राइट? याद करवा दूं पिछले सारे स्टेप्स आपको। पहला स्टेप क्या था? याद करो, दिमाग चलना चाहिए ना आपका साथ में। पहला स्टेप टर्म लाइफ इंश्योरेंस, राइट? लाइफ इंश्योरेंस नहीं, टर्म लाइफ इंश्योरेंस। सेकंड, बहुत ज़रूरी, बहुत ज़रूरी। थर्ड इज कैश सेव रखिए अपने पास, किसी भी कैश के रूप में आपके पास पैसा होना चाहिए। कोई इमरजेंसी पड़े तो किसी के आपको हाथ नहीं आड़ने, राइट? नेक्स्ट इज, ठीक है जी, अब थोड़े थोड़े पैसे सेव करने शुरू करिए। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म सेविंग्स, अपनी फ्यूचर प्लान्स के लिए कुछ प्लान करिए। जो भी आपके ड्रीम्स हैं, चाहे वो आपकी पढ़ाई को लेकर के हैं, चाहे वो आपकी शादी को लेकर के है, कुछ भी है तो उसके लिए प्लान करना शुरू करिए। नेक्स्ट स्टेप, 6 स्टेप क्या था? अपने पेंशन के लिए, अपने बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा अपना सेव करिए, ये बहुत ज़रूरी है। उसकी बहुत मिनिमम अमाउंट रखिए, वो टेंशन से नहीं लेना, क्योंकि बहुत लंबा जीना तुम नहीं मान के चलो, लेकिन पैसा बहुत कम प्लान से शुरू करिए, राइट? नेक्स्ट इज, जितनी आपने एफडियाँ इकट्ठी की है उसकी प्रॉपर्टी परचेज कर लीजिए, क्योंकि प्रॉपर्टी जितनी तेज बढ़ेगी उसके अलावा कुछ नहीं बढ़ सकता सबसे पहले, राइट? नेक्स्ट इज, अब आप चले गए हाई रिस्क में, मॉडरेट रिस्क में, ये मॉडरेट रिस्क है, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप है आपका इन्वेस्ट सम मनी फॉर बिग प्रॉफिट्स। अब इसके लिए नॉलेज चाहिए। 9th स्टेप क्या है? इन्वेस्ट सम मनी फॉर योर बिग प्रॉफिट्स। अब ये जुआ है, ये गैम्बलिंग है, किस्मत है, पर नॉलेज भी है, पीछे बहुत तगड़ी नॉलेज भी है। आपने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, सुना है कभी? शेयर बढ़ गए, शेयर नीचे गिर गए, ये वो मार्केट है। तो आजकल ये बहुत आसान हो गया है। ग्रो ऐप है, और कौन सी ऐप थी इसमें? वज़ीर एक्स कुछ नाम ऐप है। ये कुछ ऐप्स हैं, ये ऐप्स बहुत कुछ दे देती हैं। गेम खेलने वाले यहीं बैठे बैठे दिन का लाखों रुपया कमा लेते, दिन का लाखों रुपया कमा लेते हैं। सुबह 1 लाख लगाया, शाम को उसका 1,40,000 निकल आया। सुबह 1 लाख लगाया, 1 महीने बाद उसी का 3 लाख हो गया। पर यह भी हो सकता है कि नॉलेज के बिना जुआ खेला तो 1 लाख लगाया, शाम को 10,000 रह गया। ये भी रिस्क है इसमें। तो बिना नॉलेज के अगर तुम जुआ खेलते हो तो गलत है ये। और ये वो जुआ नहीं है जो तुक्के के या किस्मत के बेस पे चलता है, नॉलेज के बेस पे चलता है। अगर इसकी प्रॉपर तुम्हारे पास ट्रेनिंग है, राइट, तो तुम शेयर मार्केट में पैसा लगा सकते हो। ये वो पैसा है जो तुम्हारा एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। तुम एफडी आरडी को नहीं छेड़ोगे, तुम अपने मंथली प्लान्स को नहीं छेड़ोगे जो चल रहे हैं, तुम फ्यूचर प्लान्स को नहीं छेड़ोगे अपने, वो सब चल रहे हैं। मरना तब सेव हो गया, बीमारी तब सेफ है, मरने की कोई चिंता नहीं, बीमारी की कोई चिंता नहीं। हर महीने मेरी प्लानिंग चल रही है, मुझे अपनी पढ़ाई की भी चिंता नहीं, मेरी अपनी शादी की भी चिंता नहीं, सब ठीक है, सब ठीक चल रहा है। अब उसके बाद भी 5-7 हज़ार महीने का बच रहा है। अब टाइम आ रहा है आपके पास अपनी कुछ लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए, रिस्क लेने का। अब लेते हैं यार, रिस्क देखा जाएगा। बेवकूफ़ी नहीं करनी, लालच नहीं करना यहाँ पे कि पहले प्लान छेड़ दो, छोड़ दो, इसको पकड़ लो। इसको फिर जुआरी बोलते हैं, इसी को जुआरी बोलते हैं, प्लानिंग पर्सन नहीं बोलते, राइट? यहाँ पे अब आपका स्टेप क्या है? नाउ स्टेप सम शेयर मार्केट्स। नॉलेज लीजिए उसकी, कोई किसी शेयर मार्केट के किसी शेयर्स को खरीदिए, देखिए उसको कितनी देर रखना है, होल्ड करना है, मुझे होल्ड करना है। बढ़ गया पैसा, बेच दो, फिर दोबारा खरीद लो, फिर बढ़ गया, फिर बेच दो। कोशिश करो मुझे हर महीने शेयर मार्केट में सिर्फ 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाना है, बस। लाखों नहीं कमाना, मैं पागल नहीं हूँ। एक शेयर लेके रख लिया और साल भर मैं भूला पड़ा हूँ। अभी वो तुम इतने समझदार नहीं हुए इन चीज़ों को लेकर के। जब देखा 50 वाला शेयर 70 का हो गया, बेच दो। जब देखा 70 वाला शेयर 80 का हो गया, 10 रुपये बच गया, 10 रुपये मतलब एक शेयर के लगाए थे 10,000, बन गया 15-16 हज़ार रुपया बाहर, फिर दोबारा खरीद लो कोई और, तब तुम पैसे बना सकते हो। टारगेट रखो, मुझे महीने का सिर्फ 15-16 हज़ार रुपया इस शेयर मार्केट से कमाना है, लगाना है 10,000 रुपया, पर ये वो 10,000 है जो मेरे फालतू पड़े हैं मेरे पास, अब उसके बाद मैं इस पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, राइट? 40 मिनट के बाद ना, 40 मिनट के बाद हमारा माइंड, ह्यूमन माइंड जो है डिस्ट्रैक्टेड होना शुरू हो जाता है। साइकोलॉजी है ये साइकोलॉजी है। तो मैं इस समय 4-5 चेहरे देख रहा हूँ जो इधर उधर भटक रहे हैं। साइकोलॉजी है कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। यही टाइम होता है अपने माइंड को कंट्रोल करने का। तुम हो फिजिकली यहाँ पे, आंखें मेरी तरफ हैं, पर दिमाग कहीं और घूम रहा है तुम्हारा, दिख रहा है मुझे सब। तो डिस्ट्रैक्टेड नहीं होना, समझ गए? ये ज़िंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलने वाला, ध्यान रखना।
बी अवेयर ऑफ दैट, राइट। 9th स्टेप हो गया जी, लास्ट स्टेप एक और है बस, राइट। 9th स्टेप हो गया जी। यहाँ पे आपने क्या करना है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना शुरू किया, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू इफ़ यू हैव अ नॉलेज अबाउट इट। ठीक है, तुम ये रिस्क नहीं ले सकते तब तक जब तक तुम्हारे पास अपनी इनकम नहीं है। ये पापा के पैसों से पैसे कमाने वाली चीज़ नहीं है, ये तुम्हारे अपने फालतू पैसों की सेविंग है। और यहाँ तक पहुँचने के लिए तुम्हें अभी तुम लोगों को, बच्चों को, तुम्हें कम से कम 10 साल लगेंगे अभी, तब तुम जाके इसके बारे में सोचोगे, समझ गए। लेकिन हम इस लेवल पे पहुँच चुके हैं। इसके अगला लेवल बताता हूँ, वो हाई लेवल है। कभी किसी ने बिटकॉइन का नाम सुना? बिटकॉइन, राइट। ये है हाई रिस्क, हाईएस्ट रिस्क। यहाँ 10,000 लगा के 1 लाख मिल सकता है आपको, 1 लाख लगा के आपको 50 लाख मिल सकता है आपको यहाँ पे। ये बिटकॉइन है, ये मार्केट का सबसे हाईएस्ट रिस्क है। 10th, इन्वेस्ट स्मॉल मनी इन हाई रिस्क। हाईएस्ट रिस्क में पैसा लगा दो, पता नहीं है 10,000 का 0 हो जाए, पता नहीं 10,000 का 50,000 हो जाए। ये लास्ट स्टेप। यहाँ पर अगर तुम पहुँच गए तो आप सक्सेसफुल हो चुके हैं। फिर आप बेफिक्र होकर रोज़ खुशी से हंसो, खेलो, खाओ, पियो, मस्ती करो, बिकॉज तुम एक प्लान्ड पर्सन हो और तुमने सब कुछ बड़े आराम से कर रखा है। जाने के सारे रास्ते तुमने बंद कर दिए। जाने के रास्ते कहाँ थे? पैसा जाने के रास्ते कहाँ थे? बच्चे की शादी आ गई, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख का खर्चा, तो तुमने पहले प्लान कर लिया। बच्चे को बाहर भेजना है, परिवार वाले लोन लेके अपनी ज़मीनें बेच के बच्चों को बाहर भेज रहे हैं, तुमने पहले सेव कर रखा था। बीमारी आ गई, तुमने पहले रास्ता बंद कर दिया, वो बोला कार्ड रखा हुआ है अपने पास, बस कैशलेस जाके वापस आ गए। भगवान ना करे कुछ हो गया, तब भी तुम्हारे पास 1 करोड़ की सेविंग है। अब तुम क्या कर रहे हो? धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करने के लिए ये सब स्टेप उठा रहे हो, जो 4थे नंबर, 5वें नंबर के बाद वाले हैं, राइट। प्रॉपर्टी तक भी अगर तुम लोग पहुंच गए ना अपनी इस एज में, या अगले 3-4 साल में, समझ लो तुम अपनी एज से बहुत आगे निकल गए। ये जो हमारे म्यूचुअल फंड्स बताए, शेयर मार्केट बताया, ये सब तो बात की बात है। ये तब जब तुम अपना पैसा खुद कमा रहे हो और तब भी हर महीने 10-15 हज़ार रुपये बच रहा है तुम्हारे पास, वो एफडियाँ, आरडियाँ, ये सब करने के बावजूद, तब तुमको मैं इस मार्केट में जाऊंगी, अभी नहीं। समझ गए मेरी बात? ठीक है जी। सो दिस इज़ एंड। किसी के पास कोई सवाल हो तो पूछ सकता है। ये टॉपिक का पार्ट नहीं है ना बेटा, ये टॉपिक का पार्ट नहीं है, टॉपिक का पार्ट नहीं है। वो तुम्हारी अपनी अपनी लाइफ है बेटा, हर एक की अपनी अपनी लाइफ है। इन्जॉयमेंट के लिए तो तुम्हें अपने आप को, अपनी लाइफ को देखना पड़ेगा ना। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिए। नहीं पूछोगे तो मैं मान लूँगा कि तुम ऑडियंस अभी बहुत ढीली हो। समझदार लोग बैठे हैं मेरे पास बहुत, राइट। तो ऑडियंस के पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो यू जस्ट कैन आस्क अबाउट दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर तुम नहीं पूछते हो तो समझ लो तुम अभी थोड़ा सा दबे पड़े हो। यस प्लीज, इफ एनी क्वेश्चंस यू हैव देन आस्क मी, रेज अप योर हैंड एंड आस्क मी द क्वेश्चंस। कर दो, बंद कर दो।